नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो नेट की इकाई 8 हिंदी नाटक पर चल रही हैं, जिस पर हम 3-4 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं दोस्तों। और ये क्लासेस है हमारी दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी के लिए। और जयशंकर प्रसाद जी के दोस्तों हमारे नेट के सिलेबस में 3 जो नाटक हैं लगे हुए हैं, जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो दोस्तों, स्कंदगुप्त का जो भी नाटक के तत्व हैं, सारे जो भी सार है, कथानक है, पात्र है, वो हम उसकी वीडियो बना चुके हैं। और उन पर आधारित प्रश्न जो बनते हैं वो भी हम दोनों वीडियो बनाकर दे चुके हैं दोस्तों। और अब दोस्तों चलते हैं हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन व साहित्यिक जीवन परिचय पर, और साथ ही उनके नाटक के कथावस्तु सहित और प्रकाशन काल सहित व एक सिंपल साधारण सी ट्रिक, जिससे कि उनके 13 के 13 नाटक हमको याद रहें। तो वो बहुत ही सिंपल साधारण सी ट्रिक है, और जिसमें हमने प्रकाशन काल को भी साथ में मेन उद्देश्य रखा है कि जो क्रम अगर आता है, कालानुक्रम वाला अगर क्वेश्चन आता है, हम उसे आसानी से कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म दोस्तों 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1937, यानी कि 47 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और ये वाराणसी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब चलते दोस्तों जन्म स्थान के बारे में। तो इनका जन्म स्थान दोस्तों वाराणसी ही है, उत्तर प्रदेश, जो कि सराय गोवर्धन जो जगह है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। वहीं पर रहते थे ये, और पूरी ज़िंदगी भी, यानी कि पूरी लाइफ टाइम वो वाराणसी में ही रहे दोस्तों। और इनके जो पितामह थे वो थे बाबू शिवरतन साहू, और जो कि बहुत बड़े दानवीर कहे जाते थे, यानी कि शहर में बहुत बड़ी उनकी इज्जत थी, और लोग उन्हें भगवान के रूप में एक तरह से मानते थे उनके पितामह जी को। ठीक है दोस्तों, और उनके पिताजी थे बाबू देवी प्रसाद, जो कि कलाकारों का बहुत आदर करते थे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम उनके बारे में कुछ जीवन परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं हम प्रसाद जी का। तो दोस्तों, इनकी किशोरावस्था में ही माता जी का निधन हो गया, और बड़े भाई का भी निधन हो गया था, जिससे कि उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही बहुत सारी आपदाओं का सामना करना पड़ा, उनसे जूझना पड़ा। और कुछ और छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूँ उनके जीवन से संबंधित दोस्तों, जो कि इस प्रकार से हैं। साथ ही साथ दोस्तों उनके जो कुटुंब परिवारजन थे, उनके षड्यंत्र को उन्होंने झेलना पड़ा, उनकी समस्या को झेलना पड़ा, उनकी संपत्ति को भी हड़प लिया था। बहुत सारी घटनाओं के साथ उन्हें रहना पड़ा दोस्तों। और इस प्रकार उनका जीवन जो था बचपन से ही काफ़ी समस्याओं से भर गया। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है दोस्तों वो क्वींस कॉलेज काशी में हुई, लेकिन वो वहीं तक छूट के रह गई। और उसके बाद फिर बाकी की जो उनकी जो उनकी पढ़ाई है दोस्तों, उन्होंने फिर वो घर पर स्वयं करी, जैसे कि संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फ़ारसी का जो अध्ययन है उन्होंने दोस्तों वो घर पर ही किया। और बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों और मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि दीनबंधु हैं दोस्तों, दीनबंधु ब्रह्मचारी, जो कि बहुत बड़े विद्वान हैं संस्कृत जी के, माना जाता है कि वो उनके अध्यापक थे, यानी कि दीनबंधु जी से उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की। और इसके अलावा दोस्तों उन्होंने इनके गुरुओं में जो एक हैं रस में सिद्ध की, जो कि चर्चा की जाती है इनके गुरुओं में, वो भी बहुत फेमस थे। तो उन्होंने भी उनसे भी अध्यापन कराया इनको। और इसके साथ ही साथ दोस्तों प्रसाद जी ने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर मार्मिक रूप से अध्ययन किया था, यानी कि बहुत ही विशेष रुचि लेकर के उन्होंने जो अध्ययन किया है वो वेद और इतिहास, पुराण में साहित्य शास्त्र का। ठीक है, तो इस वजह से उनकी काफ़ी सारी भाषाओं का भी इनको ज्ञान था। फ़ारसी की भी पढ़ाई दोस्तों उन्होंने, हिंदी, फ़ारसी, अंग्रेजी और संस्कृत, इन सब की पढ़ाई भी उन्होंने घर पर ही की। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा उनकी क्या कुछ रुचियाँ थी मैं आपको बताता हूँ, जो कि इनके जीवन से रिलेटेड हैं दोस्तों, जो कि इस प्रकार हैं। उनको बाग बगीचे तथा भोजन बनाने का शौक़ था, बहुत शौकीन थे, तथा शतरंज के भी खिलाड़ी थे, वो शतरंज भी खेला करते थे। इनकी मृत्यु मात्र 47 की उम्र में क्षय रोग से 14 नवंबर 1937 को दिन सोमवार प्रातःकाल में हुई थी दोस्तों। तो ये दोस्तों हुआ इनका जीवन परिचय, जीवन के बारे में कुछ छोटी बात है, महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। और नीचे दोस्तों ये मेरा नंबर आप देख सकते हैं, अगर आप पढ़ाई से कोई भी संबंधित हमसे जानकारी ले सकते हैं तो आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो भी आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों उनके साहित्यिक जीवन के बारे में। दोस्तों फिर साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में हम आपको बता देते हैं। प्रसाद जी हिंदी के कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार में गिने जाते हैं। और तीनों ही रचनाओं में दोस्तों उनका बड़ा अच्छा
बड़ी अच्छी कला थी कि सब में अच्छे से उन्होंने लेखन किया है दोस्तों। और वे हिंदी के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं और उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना भी की है, हम कह सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों इनकी खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रसदी धारा प्रवाहित हुई बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रसाद जी हैं वो एक युग प्रवर्तक के नाम से हम कह सकते हैं कि एक युगहीन लेखकार हैं दोस्तों। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं दोस्तों प्रसाद जी जो है वो एक युग प्रवर्तक लेखक हैं। ठीक है, और ये एक सफल काव्यकार ही नहीं है हैं अपितु उपन्यासकार में एक सफल नाटककार भी रहे हैं। और नाटक के रूप में तो उन्होंने काफ़ी हासिल किया है दोस्तों। काव्य में भी उन्होंने काफ़ी नाम हासिल किया और नाटक में भी बहुत। तो चलते हैं नाटक के बारे में, क्योंकि हमारा विषय तो नाटक का ही है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम आपको देंगे। तो उसी क्रम को रखते हुए दोस्तों भारतेंदु जी के बाद अलग धारा बढ़ाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार रहे हैं प्रसाद जी। ठीक है दोस्तों, और प्रसाद जी काशी नागरी पिछाणी सभा जो है उसके उपाध्यक्ष भी थे दोस्तों। और पुरस्कार के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों उनको कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था पुरस्कार दोस्तों। और उस समय पर ये पुरस्कार नहीं चलते थे, जो आजकल जो साहित्य अकादमी वगैरह है वो पुरस्कार उस टाइम पर नहीं थे, ज्ञानपीठ। और इसके अलावा एक बहुत अच्छी टिप्पणी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो सुमित्रानंद पंत जी की है, जो कि उनकी कामायनी के लिए लिखते हैं कि वो हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं किसको, कामायनी को। तो कामायनी में इनको बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिली और इवन हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में पाश्चात्य काव्य शास्त्र में से लेकर के रूस और दुनिया भर के जो काव्य शास्त्री हैं दोस्तों सब जगह उनको बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिली। और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर वो जीवित होते तो नोबेल पुरस्कार भी उनको उस काव्य कृति पर अवश्य मिल जाता। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों और कुछ छोटी छोटी बातें इनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम प्रसाद जी के जो जितने भी नाटक है सारे नाटक, उनका नाटक का प्रकाशन काल क्या है और उनका जो कथा वस्तु है, जो कथानक है वो क्या है, किस कथा वस्तु पर वो नाटक लिखे हैं दोस्तों। तो ये हम अब चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों चलेंगे हम सज्जन, जो उनकी सबसे पहला नाटक है 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। और वो महाभारत की युधिष्ठिर की जो कहानी है उस पर आधारित है ये नाटक सज्जन। तो सज्जन यहाँ पर युधिष्ठिर जी को दिखाया है दोस्तों। और उसके अलावा दूसरा उनका नाटक है दोस्तों कल्याणी परिणय, जो कि 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और वहाँ पर चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस की पुत्री की कहानी का वर्णन इसमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा चलते हैं दोस्तों। तीसरा जो प्रायश्चित और करुणालय दोस्तों, थोड़ा सा कुछ पुस्तकों में करुणालय को पहले दिया है और कुछ में प्रायश्चित को दिया है। कुछ तो पुस्तकों में तो करुणालय को 1912 में दिखाया है और कुछ को प्रायश्चित में। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 2-3 बुकें अलग अलग दिया है। और जो पांडे जी की पुस्तक है दोस्तों वो उसमें करुणालय को पहले दिया है, प्रायश्चित को बाद में दिया है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। प्रायश्चित को अगर हम 12 या 13 में मानते हैं तो जिसमें की जो कथा वस्तु है वो है जयचंद के मूर्खतापूर्व कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत इसमें दिखाया गया है दोस्तों। और यहाँ पर जयचंद का एक पश्चाताप के नाम से ये बनाई गई है दोस्तों ये नाटक रचना। और करुणालय के बारे में कहते हैं तो उसे या तो 2012 मान सकते हैं, 1912 मान सकते हैं, या 13 मानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हरिशचंद्र पांडे को हम अगर मानते हैं तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। तो 1912 हम इसे मान सकते हैं, यानी कि पहले हम इसे मान सकते हैं। तो इस आधार पर दोस्तों इसमें करुणालय में जो है कथा वो है हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान दोस्तों, इसकी कथा वस्तु है करुणालय की। अब चलते दोस्तों हम अगला जो उनका नाटक है वो है राजश्री। तो छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण बातें हैं, सब मैं आपको बताता जाऊंगा। राजश्री दोस्तों 1915 ईस्वी में उनका नाटक प्रकाशित हुआ था, जो कि राजश्री का विवाह और कन्नौज राजगृह बर्मन का वर्णन है इसमें दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें है वो है हर्षचरित तथा चीनी यात्री हिंग सांग का जो ऐतिहासिक वर्णन है वो इस आपको नाटक में देखने को मिलेगा राजश्री में। अगला उनका नाटक है दोस्तों विशाख, जो कि 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। और वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के छात्र विश्वामित्र यानी कि विशाख की कथानक का वर्णन है, जो कि दोस्तों ये कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है दोस्तों उस पर आधारित है। कल्हड़ की राजतरंगिणी जो कि संस्कृत का नाटक है दोस्तों वो उस पर आधारित ये नाटक है। ठीक है दोस्तों, अगला है सातवां उनका अज्ञातशत्रु, जो कि 1922 ईस्वी में दोस्तों प्रकाशित हुआ था। और उसमें दोस्तों 3 राज परिवारों जैसे मगध, कौशल तथा
कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा के बारे में वर्णन किया है दोस्तों यहाँ पर इस नाटक में। तो और बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है दोस्तों, हमारे ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें हमारे इतिहास का ज्ञान इस नाटक के माध्यम से बड़े आसानी से हो जाएगा। और ऐतिहासिक नाटककार हैं बहुत बड़े, ये तो सबको पता ही है। इतनी पुरानी और हज़ारों वर्षों पुरानी बात को बड़े अच्छी मनोवृत्ति के सामने हमारे सामने पेश किया है, जिनको हम आज इंटरेस्ट के साथ देख देते हैं और सुन भी लेते हैं। तो वही है दोस्तों, पढ़ लेते हैं। आगे है दोस्तों उनका 8वां, वो है जन्मेजय का नागयज्ञ, जो कि 1926 ईस्वी में दोस्तों प्रकाशित हुआ है। और एक पौराणिक कथा है जो कि राजा परीक्षित के प्रतापी पुत्र जन्मेजय का पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करने की इसमें वर्णना की गई है दोस्तों। तो राजा परीक्षित आपको पता ही होगा दोस्तों, राजा परीक्षित ये महाभारत के बाद जो उनके वंशज हुए हैं, राजा परीक्षित हुए हैं, और उनको जो नाग होता है उनको डस लेता है। उसकी कहानी भी है बहुत अच्छी, आप सब लोग पढ़ते होंगे। अगर भागवत कथा अगर आपने लोगों सुनी होगी तो भागवत कथा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथा होती है, वो राजा परीक्षित की होती है, क्योंकि वो पूरी कथा परीक्षित ही सुनते हैं 7 दिनों में, जिससे कि उनको मुक्ति मिल जाए। और उनका बदला लेने के लिए उनका पुत्र ये नाग यज्ञ करता है, सारे नागों को यज्ञ में भस्म करना चाहता है। तो उसकी कथा दोस्तों इसमें दी है इस नाटक में। अगला है दोस्तों 9वां, वो है कामना दोस्तों, जो कि 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। और वो संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अनुपदेशिक नाटक है, जिसमें दोस्तों भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया जाता है। तो ये कामना इस प्रकार का नाटक है जो कि 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला है दोस्तों 10वां उनका स्कंदगुप्त, जो कि 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की स्थिति, आंतरिक कलह, बाहरी आक्रमण के फलस्वरूप भावी जो 6 का जो लक्षण है दोस्तों वो इसमें दिखाया है। तो इसमें राजनीतिक ऐतिहासिक वर्णन बहुत अच्छा दिया है दोस्तों इसमें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। और मैं तो इस पर पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसमें इसकी डिटेल देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आगे जो पुनः नंबर अगर नोट नहीं कर पाए तो आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। दोस्तों 11वां नाटक है दोस्तों उनका एक घूंट, जो कि 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। और यह है आनंदवादी सिद्धांत को व्यावहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों इस पर एक घूंट की ये है कि यह प्रसाद जी का एकमात्र एकांकी नाटक है दोस्तों। ठीक है, तो एकांकी लिखने का जो क्रम है दोस्तों वो प्रसाद जी ने शुरू कर दिया था। और ये एकांकी में से एक माना जाता है एक घूंट, तो जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। आपको याद रखना होगा कि उनका एकांकी जो नाटक है वो है एक घूंट, 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 12वां उनका उपन्यास है दोस्तों चंद्रगुप्त, जो कि 1931 ईस्वी में एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं जिसमें अलेक्जेंद्र का आक्रमण, नंद वंश का नाश, सिल्यूकस का प्रभाव, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर दोस्तों ये नाटक बनाया गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक नाटक है और बहुत ही सुंदर नाटक है दोस्तों। हमारे सिलेबस में दोस्तों लगा हुआ है और इसके आगे इसके लिए हम कल या परसों में वीडियो बनाएंगे, बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी, पूरा सार इसमें मिलेगा चंद्रगुप्त का। और इसके अलावा दोस्तों उनका 13वां जो उपन्यास है वो है ध्रुव सावनी, 1933 में प्रकाशित हुआ था। ये भी हमारे नेट के सिलेबस में लगा हुआ दोस्तों, तो इस पर भी वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। इसके बाद इसको ध्रुव सावनी की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों ध्रुव सावनी में जो है वो नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर यह नाटक लिखा गया है। ठीक है, और चंद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी बातें होंगी, जो कि पहले जो कल्याणी परिणय जो है उसी का रूप चंद्रगुप्त बनाया है दोस्तों। ये सब चीज़ें पुनः प्रकाशित करके दिया गया है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको चंद्रगुप्त में जब बनाएंगे तब आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों, हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो बात थी, जो हमने आपसे कहा, वो है बहुत साधारण सिंपल सी ट्रिक के माध्यम से हम इन सब नाटकों को कैसे याद रखें, साथ ही साथ प्रकाशन की दृष्टि भी हमारे बनी रहे कि प्रकाशन जो काल है उपन्यासों का सही कालक्रम हमको मिलता रहे। तो उसके लिए दोस्तों ये मैंने बनाया है कि नाटकों को याद करने की ट्रिक कहानी के रूप में है दोस्तों ये, और जिसमें कि हम क्रम और प्रकाशन काल के अनुसार हम यहाँ पर इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और उस कहानी में जितने भी पात्र हैं वो आते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों कहानी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जयशंकर दोस्तों, एक जयशंकर प्रसाद जी की एक छोटी सी कहानी है। आप इस एक मेरी काल्पनिक कहानी है दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से सारे पात्र हमको याद हो जाएंगे। तो इस काल्पनिक कहानी को आपको बस आपको याद रखना होगा। ठीक है, जो कि इस प्रकार है, मैं आपको पुनः सुना देता हूँ दोस्तों। और इसमें आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। ठीक है, माफ।
जी दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जो है वो जयशंकर एक सज्जन व्यक्ति थे। 12 साल की उम्र में उनकी कल्याणी से परिणय यानी कि शादी हो गई थी और 13 साल की उम्र में पुत्र करुणालय पैदा हुआ। इतनी कम उम्र में शादी और पिता होने पर उन्हें प्रायश्चित हुआ तो उन्होंने अपने राज्य को त्याग दिया। फिर वो विशाख पेड़ के नीचे 21 साल तक तपस्या की। तभी उनको पता चला कि किसी अज्ञात शत्रु ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया है। तो उन्होंने 26 जन्मेजय का यज्ञ की कामना की, जिससे उनके 2 पुत्र स्कंदगुप्त व चंद्रगुप्त पैदा हुए और जिन्होंने एक घूंट में ही पूरी पृथ्वी पर अपना ध्रुव स्वामित्व स्थापित कर दिया। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी है। अब मैं आपको बता दूं, जहाँ पर मैंने ब्लैक पेन से लिखा है जैसे कि जयशंकर का मतलब जयशंकर प्रसाद जो कि इसकी लेखककार हैं नाटक के, और मेरी ट्रिक का हमेशा ये रहता है कि मैं पहले हमेशा उस जो भी काव्य रचना होती है उसके लेखक को अवश्य देता हूँ। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद हो गए वो स्वयं, और सज्जन जो कि उनका सबसे पहला नाटक है, सज्जन सबसे पहला हो गया। और 12 साल की उम्र में कल्याणी से परिणय का मतलब हो गया कल्याणी परिणय, और 12 का दोस्तों यहाँ पर मतलब है 1912 में प्रकाशित हुई थी। तो जहाँ था मैंने आपको वर्ष याद रहे इसलिए मैंने यहाँ पर अंकों को भी यहाँ पर यूज किया है। तो दोस्तों 12 का मतलब हो गया, 12 का मतलब है कि कल्याणी परिणय जो उनका नाटक है वो 1912 में प्रकाशित हुआ था। 13 साल की उम्र में पुत्र करुणालय पैदा हुआ था। तो 13 यानी कि 1913 में करुणालय पैदा हुआ था। दोस्तों 12-13 का कन्फ्यूजन मैं पहले बता चुका हूँ करुणालय को, वो आप एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते, इतनी कम उम्र में शादी होने पर उन्होंने प्रायश्चित हुआ दोस्तों। तो प्रायश्चित उपन्यास जो उनका नाटक है वो अगला है ही है। और उसके बाद उन्होंने अपने राज्य को त्याग दिया। तो दोस्तों यहाँ पर राज्य से राजश्री हो जाएगा, और ठीक है, राज्य से इनका जो नाटक है राजश्री जो कि 1915 में है, ठीक है, त्याग दिया। फिर विशाख पेड़ के नीचे, तो विशाख से दोस्तों विशाख नाटक इनका आएगा और 21 साल तक यानी कि 21 साल तक यानी कि विशाख जो है दोस्तों 1921 में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पर विशाख की जो प्रकाशन काल है वो 21 साल तक का मतलब 1921 में प्रकाशित हुआ था विशाख। तभी उन्हें पता चला कि अज्ञात शत्रु ने उनके राज्य पर तो अगला अज्ञात शत्रु उनका नाटक हो गया और आक्रमण कर दिया। तो उन्होंने 26 जन्मेजय का यज्ञ की कामना की। तो दोस्तों 26 का मतलब 1926 में जन्मेजय यज्ञ का जो यज्ञ है उनका नाटक है वो प्रकाशित हुआ, और कामना उससे अगला वाला कामना हो ही गया, जिससे उनके 2 पुत्र हुए दोस्तों स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। दोस्तों यहाँ एक चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है कि स्कंदगुप्त व चंद्रगुप्त के बीच में एक घूंट आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। यहाँ पर क्रम थोड़ा सा बदल गया है क्योंकि कहानी में ट्रिक सेट नहीं बैठ पा रही थी, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच में एक घूंट जो है वो बीच में आएगा, ये बस आपको ध्यान रखना होगा। और ध्रुवस्वामिनी उनका आखिरी है ही है, ठीक है। तो ये बहुत शानदार सी सिंपल सी बहुत छोटी सी कहानी दोस्तों, एक बहुत छोटी सी कहानी के रूप में आप चाहें तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आप लिख के और खुद पढ़ के देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। जो कि इस प्रकार में है पूरी कहानी, ठीक है। एक सज्जन पुरुष की दोस्तों ये कहानी है, और इस माध्यम से आपको पूरे के पूरे नाटक जो है 13 के 13 आपको याद हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये, और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहें तो ये आपको हमारा नंबर और ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, आप हमसे संपर्क दोस्तों कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर हमारी ये वीडियो और हमारी ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, और लाइक अगर आपको लगता है तो लाइक करें, कमेंट अवश्य करें, जिससे कि हमें पता लगे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो पर बहुत जल्द।